भोलपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। कृष्णा उस परिवार का नायक था और उसके दो बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन गोपी अपाहिज था। एक दिन, माँ हम स्कूल से आ गए। अच्छा है, क्या हुआ, तेरे भाई का मुंह क्यों लटका हुआ है? आज स्कूल में स्पोर्ट्स फंक्शन होने की बात चल रही थी, तब इसके दोस्त अपाहिज होने का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, बोल बेटा, किसने तुझे क्या बोला? अभी मैं उनके कान पकड़ती हूँ। आज तो उन लड़कों का कान पकड़ लेगी, लेकिन आगे का क्या? गोपी बेटा, तेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अब ये तुझ पर है कि तू उन लोगों का बुरा मानेगा या उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन पिताजी, अगर हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे तो हमारा वह फिर से मजाक उड़ाएंगे। बेटा, अगर उनकी बात हम अपने दिल पर लेंगे ही नहीं तो इससे बड़ी हार उन लोगों की कोई नहीं हो सकती। गोपी बेटा, यह मायने नहीं रखता कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, महत्व ये रखता है कि तू खुद के बारे में क्या सोचता है। जी पिताजी, हमें समझ आ गया। अगले दिन कृष्णा और शीला खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन शीला बहुत देर से अपना मुंह लटकाए बैठी थी। अब क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। अब बोल भी दे। मेरा तो मन था कि मैं उन लड़कों की अच्छे से पिटाई करूं, लेकिन आप हैं, मुझे हर बार दबा देते हैं। अरे, मार तो मैं भी सकता था उन लड़कों को, लेकिन इससे क्या हम हमेशा थोड़ी रहेंगे गोपी के साथ? वह तो है। अच्छा, यह बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा गोपी के पैर के बारे में? डॉक्टर ने कहा है कि वह नकली पैर तो लगा देंगे, लेकिन शीला इसमें खर्चा बहुत है। लगभग 20,000 का खर्चा बताया है डॉक्टर ने। अच्छा, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। फिर वे लोग खेत में कड़ी मेहनत से काम करते हैं। लगभग 1 महीने बाद उनके खेत लहलहा रहे थे। उनमें बड़े बड़े बैगन उगाए थे। इस बार तो बड़ी अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छी कमाई होगी इस बार। यह सब कहकर शीला घर खाना बनाने चली जाती है और कृष्णा बैगन की कटाई करने लगता है। तभी एक व्यापारी आता है। हाँ जी कृष्णा, इस बार तो तुम्हारे बैगन बहुत अच्छे आए हैं। जी सेठ जी, क्या भाव देंगे आप इसका बाजार में? 10 रुपये किलो बिक रहे हैं बैगन बाजार में। इसके हिसाब से तुम्हारे 100 किलो बैगन के मैं 1000 रुपये दे दूंगा। 1000 तो बहुत कम है। देखो कृष्णा, अगर तुम्हें जमता नहीं तो बोलो, गांव में और भी बैगन बेचने वाले लोग हैं, मैं कहीं और से ले लूँगा। मेरा टाइम खराब मत करो। ये तो सच में बहुत कम है सेठ जी, आप रहने दीजिए, मैं किसी और को अपने खेत दे दूंगा। तभी कृष्णा मुंह लटकाए हुए घर वापस आता है। क्या हुआ, आप मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? क्या बताऊं, सेठ कह रहा था 100 किलो बैगन के सिर्फ 1000 रुपये ही देगा। लेकिन बाजार में तो 40 रुपए किलो बैगन है। हमने इतनी मेहनत इसीलिए की थी कि हमें सही दाम भी ना मिले। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सभी उदास थे। तभी गोपी कहता है, माँ जी, क्यों ना हम गांव के लोगों को बैगन की भरते की दावत दें? हाँ शीला, गोपी सही कह रहा है, तुमने बहुत दिन से बैगन की भरते नहीं बनाई और तुम बनाती भी बहुत स्वादिष्ट हो। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने 1 महीने से इसीलिए मेहनत की थी कि गांव वालों को मुफ्त में बैगन खिलाएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे फिर? अरे शीला, कभी कभी समस्या को भूल कर ही समस्या का समाधान होता है। तभी कृष्णा का परिवार बैगन के भरते बनाने में जुट जाता है। शीला अपनी बेटी से कहती है, जा बेटिया, गांव में सभी को दावत देकर आ। कोमल सभी को दावत देने चली जाती है। चाचा जी, आज शाम बैगन के भरते की दावत है, जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊँगा। काकी, आज दावत है मेरे घर पर, जरूर आना। हाँ बिटिया, जरूर आऊंगी। शाम को सभी लोग घर पर दावत खाने आते हैं। कोमल और शीला दोनों मिलकर बैगन के भरते सभी को परोसते हैं। वाह भाई, क्या ही भरते हैं, खाकर मजा ही आ गया। वाह भाई, क्या बैगन के भरते हैं, यह खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने इससे स्वादिष्ट बैगन के भरते पहले कभी नहीं खाए। वैसे कृष्णा, इस दावत किस खुशी में? खुशी में नहीं मुखिया जी, गम में है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हमारे परिवार ने महीनों महीनों मिलकर कड़ी मेहनत से खेतों में काम किया, लेकिन व्यापारी ने उसका सही दाम नहीं दिया। यह बैगन खराब हो जाते तो हमने सोचा क्यों न इसका सही उपयोग करें। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है कृष्णा, मेरी बात मानो तो यह करके तुम बाजार में बेचना शुरू कर दो। तुम चाहो तो मेरी नुक्कड़ की दुकान भी ले लो, मुझे कोई भाड़ा नहीं चाहिए। जब तुम्हारा दुकान अच्छा चलने लगेगा तो तुमसे जो बन सकेगा मुझे दे देना। कृष्णा चमकती आंखों से अपने परिवार की तरफ देखता है और उनके परिवार में एक नई उम्मीद जग उठती है। अगले दिन से कृष्णा बैगन के भरते की दुकान खोल लेता है और उसका दुकान पहले दिन से ही बहुत अच्छा चल पड़ता है। वह लोग 20,000 रुपये जमा करके गोपी के पैर का इलाज भी करवा देते हैं और अब सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। सचिन बहुत ही गरीब था, जो अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था।
एक दिन सचिन सरला से कहता है, सरला जानती हो हमारी इस बार खेती में चावल की उपज बहुत ही ज़्यादा हुई है और हमारी तीसरी सालगिरह भी आने वाली है, तो क्यों ना हम लोगों को बिरयानी की दावत दे दें। वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। अरे सब समझती हूँ मैं, खुद को बिरयानी खाने का मन है इसलिए कोई बहाना ढूंढ रहे हो। वैसे जो मैंने कहा है उस पर क्या ख्याल है तुम्हारा। अरे मालिक का हुक्म सर आंखों पर। वैसे भी दावत के लिए कोई कारण का होना जरूरी थोड़ी है। हम अपनी सालगिरह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो सब हमारे लिए तोहफे लाएंगे। मैं नहीं चाहती कि जिसकी माली हालत खराब हो वह भी हमें तोहफे दे। सचिन और सरला आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन बिजली भाभी उनकी सारी बातें सुन लेती है और बिजली की रफ्तार से जाकर अपने पति राजू को बता देती है, जो कि दाल चावल खा रहा था। अरे क्या गरीबों वाले दाल चावल खा रहे हो, तुम्हें पता है सरला भाभी अपने घर पर बिरयानी की दावत देने वाली है। बिरयानी का नाम सुनते ही राजू की आंखें चमक उठती है और आंखों में सितारे घूमने लगते हैं। बिरयानी, वाह क्या बात है। और यह बोलकर वह उठकर जाने लगता है। अरे अभी कहाँ चले, अपना दाल चावल तो पूरा खाकर जाओ। कैसी बात कर रही हो बिजलिया, अपने पड़ोस में बिरयानी बनने वाली है और मैं यह दाल चावल खाकर अपना पेट भर लूं? ना जी ना, मैं तो चला। राजू बिजली की पूरी बातें बिना सुने ही सचिन के घर चला जाता है। बिजली उसे पुकारते हुए कहती है, अरे सुनो तो, दावत आज नहीं है, होने वाली है। अब राजू सचिन के घर का दरवाजा हाथ में थाली लिए खटखटाता है और सचिन सब समझ जाता है और अपना माथा पीट कर कहता है, उफ, ये बिजली भाभी भी ना, भले गांव में बिजली ना आए लेकिन ये बिजली की रफ्तार से बातें इधर उधर कर ही देती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सचिन और सरला गांव के लोगों को दावत देकर आते हैं और गांव के कुछ लोग सरला के घर दावत के लिए मदद करने के लिए आते हैं। तभी बूढ़ी शांता काकी भी आती है और उन्हें देखकर सरला कहती है, अरे शांता काकी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, हम लोग यह सारा काम कर लेंगे, आप शाम में दावत में ही आती। अरे सरला बिटिया, हम तो और पहले आ जाते, लेकिन रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। तभी पीछे से अर्पित आकर कहता है, कैसी चल रही है तैयारियां? मैं जानता हूँ कि आपकी और भाई की तीसरी सालगिरह है, तभी यह सब हो रहा है। सरला चौंक कर कहती है, आपको ये सब कैसे पता? बस मैं सब जानता हूँ, आखिर सचिन मेरा जिगरी दोस्त है। वैसे भाभी सारा काम हो गया ना? सब काम हो गया, बिरयानी भी लगभग बन ही गई है। पर भाभी ये सब परोसोगी कैसे? हाँ, बिरयानी के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं सचिन के साथ पत्तल लेकर आता हूँ। अर्पित यह बोलकर सचिन को आवाज लगाकर बाजार चला जाता है और वही पेड़ की आड़ में छुपा किरोरीमल खुद से बोलता है, अरे यह गरीब चले हैं बिरयानी का दावत करने, दावत तो तब देंगे ना जब ये किरोरी दावत होने देगा। अब चक्कर चलाता हूँ और सब पत्तल बाजार से गायब करवाता हूँ। यह बोलकर किरोरीमल कॉल करके अपने आदमियों से बाजार के सारे पत्तल खरीद लेता है और अपने घर में चाय की चुस्की लेते हुए खुद से बोलता है, बड़े आए थे बिरयानी का दावत देने, मैंने सेठ होकर दावत नहीं दिया और ये भिखारी गांव वालों को दावत खिलाएंगे। अब खिलाओ बेटा बिना पत्तल के खाना। किरोरी यह बोलकर बहुत खुश होता है और वहीं अर्पित और सचिन बाजार छान मारते हैं, लेकिन उन्हें बिरयानी खिलाने के लिए पत्तल नहीं मिलते। अब क्या करे भाई, घर चले क्या? कैसी बातें कर रहे हो सचिन, बिना पत्तल के घर गया ना तो दावत कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे नहीं, फिर तो बिरयानी बासी हो जाएगी, और देख गर्मी भी कितनी है। सचिन और अर्पित थक हार कर घर पहुंचते हैं। तभी शांता काकी कहती है, अब क्या करें मुन्ना, यही तो दुविधा हो गई है। एक काम करते हैं, सबसे कह देते हैं कि अपने घर से अपने अपने बर्तन लेकर आए। नहीं नहीं काकी, हम दावत दे रहे हैं, भीख नहीं कि सब बर्तन लेकर आए, कितना गंदा लगेगा। सब यह सोचकर परेशान थे। वही किरोरीमल अपने घर पर पत्तल से घिरा खुद से बोलता है, अब क्या करोगे सचिन, बड़ा मजा आएगा जब गांव वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। जहां किरोरी अपनी चाल से खुश था, वहीं सचिन के घर पर लोग दावत के लिए आने लगते हैं और सरला और सचिन का चेहरा मुरझाया हुआ था। अर्पित उसकी मुस्कान वापस लाने के लिए उससे पूछता है, अरे भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लाई हो? बड़ी जच रही है आप पर। ये साड़ी तो मेरी माँ ने दी है, जब वह मद्रास गई थी तब लाई थी मेरे लिए। वाह, मद्रास की साड़ी। यह बोलकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। भाभी आप सभी मेहमानों को रोक कर रखो, मैं अभी आया। अरे अब ये अर्पित कहाँ जा रहा है, कहीं बर्तन लेने तो मद्रास नहीं निकल गया? क्या बोल रही हो काकी, कुछ भी। कुछ देर में सभी मेहमान आ जाते हैं। अर्पित भी वापस आता है, लेकिन उसका कुर्ता गंदा हो चुका था
और उसके हाथ में बहुत सारे बड़े पत्ते थे। अरे मिट्टी से खेल कर आ रहा है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। और यह लो, यह क्या? पत्ते? पर किस लिए? अर्पित की बात सरला समझ जाती है और उसके हाथ से पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से धोकर उन पर बिरयानी रखती है और सभी बड़े चौसे खाते हैं। अरे वाह सरला भाभी, आपके यह पत्ता बिरयानी तो लाजवाब है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कैसे बनाई हो, मुझे भी सिखाना। सभी बिरयानी खा रहे थे कि सचिन का ध्यान अर्पित के घुटनों पर जाता है जिससे खून निकल रहा था। ये क्या? तेरे घुटने से खून आ रहा है? अरे ये भाभी की मद्रास की साड़ी देखकर मुझे याद आया कि हम मद्रास के लोगों की तरह पत्तों में तो खाना परोस ही सकते हैं। तो मैं पत्ते तोड़ रहा था तभी पेड़ से मैं नीचे गिर गया। पगले, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अब रुलाएगा क्या? चल पत्ता बिरयानी खाते हैं। यहाँ अर्पित ने सचिन की इज्जत बचा ली थी। वहीं किरोरी अपना सर पीटता हुआ खुद से बोलता है, यह गरीब की पत्ता बिरयानी ने तो मेरा काम फिर से खराब कर दिया। अब इतने सारे पत्तल का मैं क्या करूँगा? किरोरी की चाल नाकाम रहती है और सभी सचिन और सरला के घर पत्ता बिरयानी का आनंद लेते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आपके लाख दुश्मन हो सकते हैं लेकिन साथ देने वाला एक सच्चा दोस्त आपको 100 मुश्किलों से आसानी से पार करा सकता है।